KSG कोचिंग के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप, इनका जो कार्यकाल था वो 1572 से लेके और 1597 तक रहा। ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540। इस डेट को आपको रटना है, ये डेट आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि प्रताप जयंती भी मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है एक तो ये। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। कौन से किले में हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? राजसमंद। उसके बादल महल में, उसमें एक महल है जिसका क्या नाम है? बादल महल। कई किताब वाले तो लिख भी देते हैं जूना कचेरी में। कौन सी कचेरी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह, मैंने पहले आपको बता दिया, और माता का नाम क्या था? जयंताबाई। माता का नाम क्या था? जयंताबाई। जयंताबाई सोनगरा कहाँ की राजकुमारी थी? जालौर की। कहाँ की राजकुमारी थी? जालौर। अच्छा, और इनके बचपन का जो नाम था वो था कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीका। कीका जो है वो अपने भील जो होते हैं, भीलों में छोटे बच्चों क्या कहते हैं? कीका। ये जो था महाराणा प्रताप, इनका जन्म 1540 में हुआ था। उस टाइम इनके पिता कुंभलगढ़ के किले में रह रहे थे और फिर मावली के युद्ध में उन्होंने बनवीर को पराजित करके उदय सिंह ने, और फिर चित्तौड़गढ़ में आए थे। तो इसलिए इनका जो आरंभिक जीवन जो बीता था, आरंभिक क्या ज़्यादा समय कुंभलगढ़ में ही बीता था। इनकी माँ जयंताबाई और ये खुद कुंभलगढ़ किले में रहते थे, क्योंकि इनके जो पिता थे उदय सिंह, उनकी 20 रानी और 25 पुत्र थे। ठीक है, 20 रानी और 25 पुत्र थे। इसलिए ये इसकी पत्नी, इसकी माँ को इतना ज़्यादा नहीं चाहते थे। तो अब क्या होता है कि इसका बचपन का नाम था कीका। तो भीलों के साथ ही वहाँ कुंभलगढ़ राजसमंद में भील काफ़ी रहते हैं, तो वहाँ उन बच्चों उनके साथ ही पढ़ के बड़ा होता है। और उनको जो भीलों के बच्चों को बचपन में क्या कहते हैं? कीका कहते हैं छोटे में, इसलिए इसका नाम कीका पड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या हुआ? पिछले एपिसोड में हमने देखा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572। इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोगुंदा में। कहाँ पे मृत्यु हुई? गोगुंदा। अच्छा, मृत्यु से पहले पिताजी ने एक कांड कर दिया। मृत्यु से पहले पिताजी ने क्या किया कि इनकी जो छोटी रानी थी, भटियाणी रानी धीरबाई, इनके पुत्र भाटियों की छोरी थी जैसलमेर की, तो इसलिए भटियाणी रानी बन गई। इसका नाम क्या था? धीरबाई। इसके लड़के का नाम था जगमाल। कौन सा माल? जगमाल को राजा नियुक्त कर दिया इन्होंने, बोला मेरे बाद में ये राजा बनेगा। ठीक है। इनकी और भी पत्नियां थी, जैसे सजनाबाई के जो लड़का हुआ था उसका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। सजनाबाई से शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए। क्या कहलाए? सक्तावत। जैसे बल्लू सक्तावत आगे आएगा, अपन बाद में देखेंगे इसको। उटाड़ा की हरावल की प्रतियोगिता हुई थी, वो बाद में देखेंगे। तो इन्होंने भटियाणी रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को नियुक्त कर दिया, जबकि सबसे बड़ा पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उठा के पिता की चिता शव को और लेके जाते हैं शमशान में, और गोगुंदा में जला देते हैं। मुखाग्नि देके आराम से बैठ गए। और ये गाना ये सबसे पहले यहीं पे आया था, लुट गए हाय ऐसा क्या गुनाह किया। क्यों? क्योंकि पिताजी भी गए और राजकार्य भी गया। लेकिन ऐसे कहते हैं कि उस दौरान उसका छोटा भाई जगमाल उपस्थित नहीं था, क्योंकि उसके राज तिलक की तैयारी की जा रही थी और वहां पे वो बैठा रहता है। तो इसका जो नाना था, महाराणा प्रताप का नाना कौन था? अखेराज सोनगरा। ये किसकी बेटी थी? जयंताबाई। अखेराज सोनगरा।
अखेराज सोनगरा जालोर का जो राजा था, और उसके साले का नाम था, उसका जो साला था उसका नाम था राम शाह तंवर। कौन सा तंवर? राम शाह तंवर। ये ग्वालियर का राजा था। ये कहाँ का राजा था? ये तो ग्वालियर का शासक था, और ये कहाँ का था? जालोर का। तो ये अपने दोते के पास जाता है, लड़के जी मुर्दा जी कहीं बैठे जाए, बोला कि कहीं करा नाना जी, अब तो कि बच्चे को नहीं बैठवा का ला। तो कहा खड़ा है, भाषण था बढ़िया। और वो खड़ा हुआ, और वहाँ पे एक बावड़ी थी, बावड़ी पे दफना के चिता को आग देके फिर नहा लेते हैं। पहले के ज़माने में बावड़ी में नहाते थे, आजकल कुओं में बना लेते हैं, टैंकर भी ले जाते हैं। तो उस बावड़ी पे नहा रहे थे, तो वहीं पे खड़ा हो गया एक कूचे के ऊपर, फिर भाषण देने लगा। अरे छोरो, महाराणा प्रताप बोला ये बताओ कि आज कौन मरा है? कि साहब आज मेवाड़ का राणा मर गया। मेरे को मेवाड़ का राणा मर गया कि मेवाड़ का राम मर गया? कि साहब झूठी बात क्यों करो ला, मेवाड़ का राणा मरा है, मेवाड़ का राम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कि मेवाड़ को राम जिंदा है, अगर थारो राम जिंदो छे तो ते मैंने एक बात बताओ कि उदय सिंह को सबसे बड़ो बेटो कौन छे? कहे साहब थे छो। कहे यहाँ बताओ कि उदय सिंह को सबसे योग्य पुत्र कौन छे? कि साहब थे छो। कहे यहाँ बताओ कि मेरा जीवन में मेरा माला कोई कलंक लागेड़ो जगह कि मैं कोई गलत काम करेड़ो जगह? कि बिल्कुल साहब कौन करेड़ा। कहे यहाँ बताओ कि अगर मेरी माँ जयंताबाई सोनगरा जंदाड़ा उदय सिंह से ब्याह नहीं करती तो उदय सिंह के मेवाड़ को राणू बन सको? कि साहब कौन बन सके? तो कि आज तारो राम कह मर गो कि मेरा पिताजी जो जगमाल ने राजा बना गो, बिन थे राष्ट्र तिलक करवा की थोड़ी तैयारी कर रहा है। इस बात में सभी सोचने लगे, एकदम खामोश हो गई। वहां पे मेवाड़ का जो भीष्म पितामह था उसके दो वंशज थे। एक था रावत सांगा। कौन था? रावत सांगा, ये तो था देवगढ़ का। और एक था कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। और ये था सलम्बर का। ये पोते थे, पोते पड़पोते लगते थे इसके। किसके? राव चुंडा के, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, और जिसके बारे में हंसाबाई ने जिसे विशेषाधिकार दिया था कि तू जिसके रास्ते लग करेगा वही मेवाड़ का क्या बनेगा? राणा बनेगा। तो इन दोनों को चढ़ा दिया, और इनमें से कृष्णदास चुंडावत अपनी अंगूठा काटता है और वहीं पर रास्ते लग कर देता है। 28 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, और 28 फरवरी को गोगुंदा के शमशान में ही इनका क्या कर दिया जाता है? राज। क्लियर? इसके बाद में डोल नंगाड़े के साथ वापस आते हैं। जगमाल देखता है कि यार ये दूरबीन से देखता है डोल नंगाड़ा उल्टा कैसे आ रहा है, और वह आरती ले जाते हैं तो डोल नंगाड़ा जाता है, तो वो दूसरी धुन बता दी। बस डोल नंगाड़ा तो था ही, धुन चेंज करनी थी, धुन चेंज हो गई। वापस ये तो धुन ही चेंज हो गई। आए हम बाराती, इस ऐसा गाना चल रहा। उधर से देखा तो उसको पता लगा दूरबीन से कि भाई आ रहे हैं ये बाराती। तो अपना सामान वामान पैक किया और यहाँ से निकल गया, अकबर के पास भाग गया। तो जगमाल अपने छोटे भाई को हरा के, जिसको इसके पिताजी उदय सिंह ने नियुक्त किया था, और महाराणा प्रताप राजा बन जाता है। महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक जो होता गोगुंदा में होता, और दूसरा उनका राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ किले में। कौन से किले में? कुंभलगढ़ किले में विधिवत राज्याभिषेक होता है। और उस राज्याभिषेक के दौरान राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। कौन उपस्थित था? राव चंद्रसेन। याद रखना, मुगलों से टक्कर लेने वाले दो आदमी थे, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन। ये दो आदमियों ने महाराणा प्रताप से टक्कर ली, अकबर से टक्कर ली थी, मुगल बादशाह अकबर से टक्कर ली थी। आज जीवन मर गए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ये मारवाड़ का राजा था, और ये कहाँ का था? अब साहब जैसे ये राजा बनता है, अब अकबर के पास खबर चली जाती है कि कौन राजा बन गया, चाचा जी राजा बन गया। जगमाल सीधा जाके कह दिया। अब अकबर बड़ा चालू किस्म का आदमी था, पहले आक्रमण करके देख चुका था 1567-68 में, तो उसे पता था फिर आक्रमण करेंगे फिर भग जाएंगे। उसको नहीं पता चाचा जी इतना प्रबल है कि भग के नहीं जाएगा अब की बार। उदय सिंह थोड़ी अब की बार महाराणा प्रताप बैठा है। तो उसने उसे समझाने के लिए, याद रखना जीवन में जब भी मामला सेट हो, ब्याह शादी हो, तो पहले पहले ही बॉन्ड बना लो, नहीं बाद में पूरी जिंदगी भर रहोगे। लिख के दे दिया करो एक पेज पे, अगला कहे हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ करता हूँ 100% करता हूँ, लेकिन ये शर्त है रात को 7-6 बजे बाद में कॉल नहीं करना,
जो भी शर्तें हैं पहले लिख के दे दो, पूरी जिंदगी सुख पाओगे। तो इधर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर अपने दूत को भेजता है और 4 दूत मंडल आते हैं। इनमें सबसे पहले आता है जलाल खान कोरची। कौन आता है? जलाल खान कोरची आता है नवंबर 1572। दूसरा आता है मान सिंह और ये आता है जून 1573। तीसरा आता है राजा भगवंत दास, ये आता है अक्टूबर 1573। और चौथा आता है तुम्हारा राजा टोडरमल, और टोडरमल कब आता है? दिसंबर 1500। जलाल खान कोरची आया, खूब लंबी चौड़ी बात की, उसने मना कर दिया अकबर महाराणा प्रताप ने, बोला मैं कोई अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा साहब, तुम्हारे को जो मनने में आए वो कर लो, क्या पढ़ते हो पढ़ लो। फिर दूसरी बार इसको समझाने के लिए मान सिंह को भेजा। ऐसे कहते हैं अप्रैल में उन्होंने सारनाल का युद्ध किया था, तो उधर से लौट रहा था गुजरात से, तो उसने कहा कि उससे भी मिलते आना। अब ये मिलने के लिए चला जाता। मान सिंह उस टाइम टाबरी था, कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हुआ था, राजा बड़ा नहीं था। इनके पिता थे राजा, इनके पिता का नाम था भगवंत दास, वो थे आमेर के राजा, ये राजा नहीं बना था। तो ये समझाने के लिए चला गया। अब ये जो महाराणा प्रताप था वो देखे यार ये बच्चा से कहीं बात करा ला पा, तो उसने अपने महाराणा प्रताप ने अपने बच्चे को भेज दिया जिसका नाम था अमर सिंह। और अमर सिंह उससे मुलाकात करता है और फिर वो भी नहीं समझा पाता। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है, मोहनोत नैन सिंह एक घटना बताता है। वो ये बताता है कि रात को जब ये भोजन कर रहे थे तो इसके पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया। जैसे जैसे सब्जी डाल रहे हैं, सब्जी तो सब्जी डाल दिया तो उसके रख के हाथ धो के फिर दूसरे बगुने में सब्जी डाल रहे हैं उनको, तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई अछूत हैं। कौन? मान सिंह। तो मान सिंह का दिमाग खराब हो गया, उसने थाली की लात मारी, बोला कि हमारे को ऐसे कोई ऐसे समझ रहा है भिखमंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे मेरे साथ व्यवहार करने की। तो उसने कहा तुमने मुसलमानों को अपनी छोरियां दे दी और मेरे को पूछ रहे हो मुगलों को इन्होंने अपनी लड़कियां दे दी, तो मुगलों को अपनी लड़कियां दे दी, हम नहीं करेंगे तुम्हारे से क्योंकि हम हिंदू हैं। इस बात को लेके इन दोनों के बीच टकराट हो जाती है। यह उल्लेख मिलता है कोई किसके द्वारा? मोहनोत नैन सिंह के। हालांकि बहुत से इतिहासकारों ने इस बात को नजरअंदाज किया है, लेकिन चारण भाटों ने बाद में से चढ़ा के कह दिया। ऐसे कहा जाता है कि जब वो कहा कि मैं तेरे को देख लूंगा, तो कहते जा देख लेना तेरे में क्या हिम्मत है। फिर उसने कहा कि मैं कह रहा हूं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा कि अगर तू अकेला आएगा तो फूलों की माला डालेंगे, अगर तेरे फूफा जी के साथ आया तो जूते चप्पलों से तेरे क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। मान सिंह को एकदम गुस्सा आ जाता है। फूफा जी, उसका फूफा कौन लगता था? अकबर। इसकी बुआ का नाम क्या था? हरकाबाई। तो हरकाबाई का ब्याह अकबर के साथ हुआ था, मुगलों के साथ। पहला मुगलों के साथ विवाह करने वाली जो रियासत थी वो आमेर रियासत थी। तो उस जमाने में मुगलों से ब्याह करना, आज भी कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से विवाह कर ले तो बड़ा बंतंगड़ पड़ जाता है। तो उस जमाने में मुसलमानों को अपनी लड़कियां देना और जो भी राजाओं के द्वारा बहुत शान के खिलाफ था। बात समझ में आ रहा है? हालांकि ये हिंदुस्तान में पता नहीं कब संभव हो पाएगा, लेकिन उस जमाने की बात कर रहे हैं। उस जमाने में बहुत ज्यादा कायरतापूर्ण कार्य समझा जाता था, तो इनकी बहुत बेइज्जती करता है। और वो कहता है जा तेरी बुआ जी थोड़ी मेहंदी लेते जाना। अब सोजत में मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ से वापस जाते हैं तो सोजत पहाड़ी में पड़ता है बीच में, तो सोजत की ही ना मेहंदी लगाती हो ना तुम, वही ना मेहंदी सोजत में मिलती है। बोलो मेहंदी भी लेते जाना अपने बुआ जी के लिए, क्योंकि जो भी अपने पहले के ज़माने में श्रृंगार के जो सामान हुआ करते थे वो पियर से आया करते थे। आजकल तो पत्तियों को बर्बाद कर देती हैं, 100-500 रुपये लगा के रोजाना के चूना लगाते हैं, घर नहीं बसता उनका। पहले के ज़माने में श्रृंगार का जो भी सामान होता था 12 महीने में एक साथ आता था। करवा चौथ पे इन पे श्रृंगार के सामान आया करते थे, उनसे ही महिलाएं गुजारा बसर करती थी। एक साल ही तो हो जाए, 1 साल चला लेती थी तो उसको आराम से। नहीं फिर भी आता है, पहले के ज़माने में फिर भी आता था। सारा जो श्रृंगार का सामान आता था वो महिलाएं अपने पियर से लेके आती थी। एक भी कपड़ा लत्ता कुछ भी यहाँ से लाके कभी खरीद के नहीं पहनती थी। हाँ, पियर से चलता था। वापस आओ,
राजा भगवंत दास, राजा ठीक है आप ले लेना, यहां से ले लेना राजा भगवंत दास। अब इस बात से इसने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूं, तो उसने कहा कि पिताजी से नहीं मिल सकता, तू कड़ा को राजा छे। बोला कि जब आप मेरे को राजकुमार सु, तो अमर सिंह ने अपना अमरिया ने भी छाती कूटर कह दियो कि मैं भी मेवाड़ को राजकुमार छू। राजकुमार से कौन बात करे लो, तेरे पिताजी को भेज देना, बात करना है तो चले गई। अब जाके रोने लग गया अकबर के साथ, मेरी बेइज्जती कर दिया उन्होंने। तो बोला कि कहीं बात हुई कि नहीं मेरी बेइज्जती कर दी। अरे बता दो सिर्फ बात कहीं हुई। तो उसने बताया, बोला उसने ऐसे कहा मेरे ऐसे मुगलों को छोरियां दे दिया। कि बात तो सही कही है उसने, तुमने मुगलों को छोरियां दे दी, बता तेरे दादा ने, शर्म नहीं आती तेरे को अरे और बता क्या कहा। उसने कहा कि तेरे बाप को भेजना, बाप से बात करेंगे। बोला कोई बात नहीं। अकबर बड़ा ठंडा आदमी था, तेरे पिताजी को भेज देते, वो भी ठाला ही बैठा है। इसका पिताजी इसका साड़ा लगता था अकबर का। तो इसने फोन किया भगवंत दास को, भगवंत दास जी हाँ हुकुम, कहीं कर रहे हो? बोले बैठे हैं बस फ्री बैठे हैं। बोला कि एक बार मेवाड़ में सैर करे हो। महाराज अभी गया। अब रवाना कौन हो जाता है? भगवंत दास। तो तीसरी बार समझाने आता है भगवंत दास, लेकिन भगवंत दास भी उसे समझा नहीं पाता, उसे कायल नहीं कर पाता। उसने काफी समझाया, उसने ये तक कह दिया भाई आप अपनी बेटियों की विवाह मत करना। अगर आपने अपनी लड़कियों, मैंने तो अपनी बेटी का विवाह कर दिया, अपनी बहन का विवाह कर दिया इनके साथ, लेकिन तुम अपनी बहन बेटियों का विवाह मत करना। तुम उनकी दीनता स्वीकार कर लो, ये नाम मात्र की दीनता होगी। लेकिन नहीं, महाराणा प्रताप टिक गए इस बात पे कि नहीं मैं दीनता स्वीकार नहीं कर। तो चौथी बार समझाने जाता है राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल बहुत खतरनाक वित्त मंत्री था। जब कोई भी मामला सेट ना हो तो टोडरमल को भेजा जाता था। टोडरमल एक अंतिम विकल्प होता था। अकबर का सबसे खतरनाक और विश्वसनीय मंत्री दीवान जो था, गुजरात का सूबेदार रहा है। इसने उसको पढ़ोगे तो टोडरमल का महत्व आपको समझ में आएगा। तो लास्ट में इसको समझाने आता है और दिसंबर 1573 में ये भी नहीं समझा पाता। तो ये निश्चित हो जाता है कि अब दोनों के मध्य युद्ध होगा। और युद्ध के बारे में अब देखते हैं। दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब देखो 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, जैसे एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, उनका एक किताब है राजस्थान का इतिहास थ्रू द वॉल्यूम। एक इतिहासकार है जिसका नाम है दशरथ शर्मा, उनकी एक किताब है राजस्थान का इतिहास थ्रू द एजेज वॉल्यूम 2 में उन्होंने इस हल्दी घाटी युद्ध की जो डेट दी है वो 21 जून दी है। क्या दी है? 21 जून। लेकिन आपको 21 जून याद नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि 18 जून एनसीईआरटी में लिखा है। कहाँ लिखा है? कई वाद विवाद के बाद में एनसीईआरटी 18 जून मान लिया, तो 18 जून ही आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखो बड़े वक्त, अब यहाँ पे देखो, ये तो है तुम्हारे खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी ये पड़ती है राजसमंद में। कौन से संबंध में? राजसमंद में। और ये पड़ती है तुम्हारी गोगुंदा पहाड़ी, और ये पड़ती है तुम्हारी उदयपुर में। और इन दोनों के बीच में एक घाटी है, उस घाटी को कहते हैं हल्दी घाटी। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी वैसे काउंट होती है किसमें? राजसमंद में। कहाँ काउंट होती है? तो ये युद्ध इस घाटी में लड़ा गया। और युद्ध का याद रखना, जो युद्ध जहां पे लड़ा जाता है उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? और हल्दी घाटी कहाँ है? ठीक। तो देखो इस युद्ध के अनेक नाम हैं, उन नामों को आप देख लो। तो हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्दी घाटी में लड़ा गया। इसको खमनौर का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? और खमनौर का युद्ध इन्हें कहता है कौन? अबुल फजल। कौन सा फजल? अबुल फजल। इसको खमनौर का युद्ध कहते हैं। दूसरा इसे गौगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। कौन से गुंदा का युद्ध? और गौगुंदा का युद्ध कहता है इसे बदायूनी। कौन कहता है? बदायूनी। और याद रखना, बदायूनी एकमात्र इतिहासकार था जो इस युद्ध के दौरान इस युद्ध में उपस्थित था, और इसने पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा है।
युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार। ठीक, पूरा इसकी किताब का नाम है मुंतख उल तवारिख। इसमें पूरा वर्णन लिखा है और ये लिखता है कि जब युद्ध चल रहा था तो इतनी भयानक स्थिति बन गई कि इधर भी भाई मुगलों की सेना तो बहुत कम होती थी, 5-7 हज़ार सैनिक होते थे, 5-10 हज़ार ही, और बाकी सारे राजपूत इधर होते थे, राजपूत इधर होते थे। आमेर वाले सारे ये राजपूत थे, तो ये भी राजपूत ये भी राजपूत, दोनों के हाव वाव चाल चलन एक से थे। तो दोनों जब युद्ध करने लगे तो बहुत भयंकर कत्लेआम मच गया। कत्लेआम मच गया तो खून की नदियां बहने लग गई। तो ऐसे कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया कि भाई कौन तो अपनी सेना का है, कौन उधर के राजपूत है, कौन तो अपना राजपूत है, कौन महाराणा प्रताप का राजपूत है। तो बदायूं ने इनका जो जनरल था, इनका जनरल उसका नाम था आसफ खान। आसफ खान से ये पूछा कि साहब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपना आदमी तो कौन सा है, उनका कौन सा है, क्योंकि खून इतने छिट्टे हो गए कि सबके कपड़े तो रंगीन हो गए, समझ रहे हो, और मुंह किसी का समझ में नहीं आ रहा कि ये अपना आदमी है कि उनका आदमी है। फिर युद्ध करते हुए पूछते भाई किधर का है तू, ये बता मेरे को। बोला कि साहब मैं आपकी तरफ का ही हूँ, मेवाड़ मुगलों का, यहाँ से मुगलों का है, फिर उधर लड़। तो फिर ऐसे युद्ध करते थे तो इनके समझ में नहीं रहा था। तो इसने आसफ खान से पूछा कि मैं ये पता कैसे लगाऊं कि ये राजपूत मुगलों की तरफ से लड़ रहा है कि महाराणा प्रताप की तरफ से। तो आसफ खान ने बहुत प्रसिद्ध डायलॉग कहा था, याद रखना, तलवार किधर भी चलाओ फायदा अंततः इस्लाम को होगा। मतलब क्या हुआ कि आप चाहे अपने वाले मुसलमान, अपने वाले राजपूत को काटो और चाहे महाराणा प्रताप के राजपूत को काटो, तलवार किधर भी चलाओ फायदा किसको होगा, इस्लाम को, क्योंकि हिंदू मरेगा, काफिर मरेगा, चाहे अपने मरे और चाहे उसके मरे। तो अपने तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनके पास एक बड़ी फौज थी। और वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास जी ये लिखते हैं कि इनके पास 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 80,000। और इनके पास 20,000 थे। प्रताप के पास कितने थे, 20,000। तो प्रताप के पास 20,000 थे और अकबर की कितनी सेना थी, 80,000। अब देख लो, चौगुनी सेना थी, कोई टेंशन ही नहीं थी इसको, भाई किधर भी चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने सिंह अलग बताइए और किसी ने अलग बताइए, लेकिन सबसे विश्वसनीय वीर विनोद मानते हैं। तो वीर विनोद का आपको याद रखना, तो इसके बारे में एक डायलॉग याद रखना। और इस बदायूं ने अपनी जो दाढ़ियां थी वो खून से रंगी थी। किससे रंगी थी, खून से। आपको ये भी याद रखना, गुरु जी खून से कांटे रंगे हो, अब वो तो बिन पूज्य 1000 कांटे रंगे हो। अभी तुम्हारे वो दादा दादी ऐसे लाल लाल कलर करते हैं, क्यों करते हैं, फिर वो मेहंदी वेंदी क्यों लगाते हैं, हैंडसम लगने के लिए। तो ये भी इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, इधर इधर मौलवी था पक्का किस्म। बदायूं के बारे में आप पढ़ोगे तब अच्छा मजा आएगा। इसको अकबर की बहुत बुराई करता था, बदायूं अकबर की इतनी बुराई करता था कि पूछो मत। अकबर से ये दुखी और अकबर इससे दुखी। अकबर से ये तो दुखी क्यों है, जबरदस्ती दुखी है, क्योंकि कट्टर मुसलमान है, तो इसकी बुराई करता था, ये तो हिंदुओं की लड़की से ब्याह कर लिया। मतलब मुसलमानों में भी ऐसे मत सोचो भाई तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो हिंदू लोगों, तो वैसे मुसलमान भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, ईसाई भी अपने आप को बहुत, हर कोई अपने आप को ऊंचा समझता है। तो उनका भी जैसे राजा ने जब हमारी लड़की से ब्याह किया, हिंदुओं की हरका भाई से जब ब्याह किया, तो मुसलमानों ने बहुत तगड़ा विरोध किया था कि इन्होंने इन नीच जातियों की लड़कियों से ब्याह कर लिया, वो अपने को नीचे समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा विरोधी कौन था, बदायूं। तो बदायूं इसकी जब मन में आए बुराई करता था, जब मन में आए बुराई करता रहता था। लास्ट में जाके इसका दिमाग खराब हुआ अकबर का। अकबर ने सोचा बेटा यहाँ को गा लाला की भी जिंदगी भर याद रख लो। अकबर ने इसको एक काम दिया और इससे क्या किया कि महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। कौन से भारत का, अब बताओ महाभारत किसका ग्रंथ है, हिंदुओं का या मुसलमानों का, हिंदुओं के ग्रंथ का किसमें, फारसी भाषा में अनुवाद कराया। और इस कारण ये बड़ा दुखी हुआ था। लास्ट में उसने अपनी अंगुली काट दी थी कि इस अंगुली ने काफिरों का नाम लिखा है, आज के बाद मैं लिखूंगा ही नहीं, अंगुली काट दी। तो अकबर ने कहा मैं तेरा पीछे भी छोड़ दिया। तो बड़ा काफिर आदमी था, मतलब ये बहुत कट्टर विरोधी आदमी था। एक एक आदमी के बारे में आप जब देखोगे तो इसने अपनी अंगुली काट दी थी, ठीक है। तो ये था बदायूं, ये बड़ा कट्टर वो था। तो इसने अपनी दाढ़ियां जो थी राजपूतों के
खून वैसे गर्दन को काटी, वो जो खून आता था पिचकारी, उससे पूरी रंगीन दाढ़ी कर ली थी इसने। 2 साल तक रंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से दाढ़ी रंगीन रहती थी। खून का रंग बड़ा अच्छा होता है, गहरा होता है। प्योर लाल कलर देखना हो तो किस में करना है? खून में। हाँ, अब दादी जब रंगीन करे तो मत कहते ना मेरा खून से कर ले तू। तो गोकुंदा का युद्ध कहते हैं। तीसरा इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, और ये कहता है कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। चौथा, इसे बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह कौन था? मुगल बादशाह अकबर। अकबर तो क्या कहा है? बादशाह। और बाघ किसे कहा है? टाइगर, प्रताप को। बादशाह बाग का युद्ध। और ये कहता है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। कौन कहता है? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। क्लियर? और चौथा इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? हाथियों का युद्ध। और हाथियों का युद्ध कहा है इसे? दशरथ शर्मा ने। कौन से शर्मा ने? दशरथ शर्मा ने से हाथियों का युद्ध कहा है। अब उर्जे हाथियों का युद्ध क्या कहा है? ये तो सब समझ आ गया। खमनोर का युद्ध क्या कहा है? क्योंकि खमनोर पहाड़ी में लड़ा गया। गोकुंदा का युद्ध क्या कहा है? क्योंकि गोकुंदा पहाड़ी के बीच में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध क्या कहते हैं? हल्दी घाटी में लड़ा गया। ठीक है, बादशाह बाग का समझ में आएगा। हाथियों का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हाथियों ने निभाई थी। किसने निभाई थी? देखो, तीर एक आदमी को मारेगी। अब हाथी चल रहा है तो उसके पैर के नीचे 4 मर गए। फिर एक को सूंड से उठा के फेंका, 10 जने गए। समझ आ रहा है? तो हाथियों को क्या करते थे? दारू वारू पिला देते थे और नशे में टल्ली करके उसको फिर पागल बना के वहां पे छोड़ देते थे। किसमें? सेना के बीच में। और सेना को यूं तैश नैश करते हुए चलता था। तो उसके पीछे उसकी पूंछ होती थी, उसमें कटार उटार, उसके जो दो दांत होते हैं ना, उनमें 2 दांत दिखाने के होते हैं। वो खाने के नहीं होते, खाने के तो अंदर होते हैं। हाथी के जो 2 दांत आते हैं ना बाहर, वो कैसे होते हैं? दिखाने के। ऐसे कहते हैं दिखावा का दांत अलग, सिर खावा का अलग। तो अंदर होते हैं, उससे खाता है, बाहर के दिखाने के। उनमें खंजर रोप देते हैं इस प्रकार, और उसके ऊपर महावत बैठ के पूरे को कत्लेआम करता है। तो इसे हाथी हो गई इसलिए कह रहा है क्योंकि महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे। महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे। एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। और अकबर के हाथियों की बात की जाए, अकबर के मुगल की, तो गजराज, क्या नाम था? दूसरा था गजमुक्ता। कौन सा मुक्ता? और तीसरा था रणमदार। कौन सा मदार? ये 3 हाथी। अकबर के खुद के हाथी का नाम था हवाई। अकबर का खुद का हाथी का क्या नाम था? हवाई। हवाई ने युद्ध में भाग नहीं लेता क्योंकि अकबर खुद ही युद्ध में आया ही नहीं था। अकबर युद्ध में नहीं आया। अच्छा, अकबर के अलावा उसका मानसिंह का हाथी का नाम था मर्दाना। मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। तो ये इसके हाथी थे। तो अकबर ने महाराणा प्रताप ने अपना लूणा छोड़ा, लूणार राम प्रसाद, और लूणार राम प्रसाद कत्लेआम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर लूणा की तो इन्होंने हत्या कर दी, और राम प्रसाद को ऊपर चढ़ के और उसको कब्जा कर लिया, उसके महावत को मार के उसको कंट्रोल कर लिया। और जब राम प्रसाद को युद्ध के बाद में अकबर के सामने पेश किया गया तो राम प्रसाद का नाम चेंज करके और उसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। कौन सा प्रसाद? क्योंकि राम तो हिंदुओं का नाम है और पीर किसका नाम है? मुसलमान। तो इन्होंने पीर प्रसाद नाम कर दिया। यह हाथियों का नाम देख लेना। अब जमाना आता है, पहले के जमाने में प्रश्न पूछते थे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। गया चाचा जी के जमाने का प्रश्न है ये, समझा क्या? तो आप प्रश्न पूछता है अपने, अभी तुम्हारे बड़े भाइयों के जमाने में महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? लूणा। गया, ये तुम्हारे बड़े भाई का प्रश्न है। तुम्हारा कौन सा है? राम प्रसाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? पीर प्रसाद। ठीक, ये प्रश्न याद है। तो इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। चौथा देखो, 5 तो लिख दिया ना। छठा देखो, इसे कहते हैं मेवाड़ का थर्मोपाली का युद्ध। मेवाड़ का थर्मोपाली। देखो, अब इस युद्ध में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप भाग ले रहा था। तो महाराणा प्रताप जब भाग ले रहा था तो उसके चारों तरफ सैनिक थे।
इधर आगे हरावल, पीछे चंद्रावल, इधर वाम पक्ष और इधर दाहिना भाग, चारों तरफ ये भाग ले रहे थे और ये आगे चल रहा था। तो महाराणा प्रताप ने पहला आक्रमण किया इनके ऊपर, पहला आक्रमण किया हल्दी घाटी में, ऊपर थे। तो ये भाग के गोविंदा की पहाड़ियों के पीछे चले गए। इतना भयंकर आक्रमण था कि पूरे सांप मैदान छोड़ के भाग गए। फिर उधर से जब ये पीछे भाग गए तो इनके जो चंद्रावल का था, मुगलों का चंद्रावल का, जिसका नाम था मेहतर खान। कौन सा खान? मेहतर खान। ये हरावल वाले होते हैं, वो खूंखार योद्धा होते हैं, ये सबसे आगे आगे रहते हैं, आगे वाली लाइन में, 2-4 लाइन आगे वाली, इतना खूंखार होते हैं। ये ऐसे बाले ऐसे रोक रोक के रखते हैं इनको, ढालो वो, ताकि ये सामने से घोड़ा है, घोड़ा आ रहा है तो घोड़े के यूं मार के नीचे पटक दे। बहुत शक्तिशाली ताकतवर आदमियों को रखा जाता है। और ये फिर आके घर पे कोई भी काम नहीं करते। इनके कपड़े लत्ते कौन देते हैं? पीछे वाले। समझ आ गया? अपने आपको दादा समझते हैं, बहुत खतरनाक किस्म के। तो ये पूरा काम ना झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, छावनी में कचरा बना के रखते हैं, बस सारा काम ये करेंगे पीछे वाले। तो हरावल वाले सबसे खतरनाक होते हैं। चंद्रावल वालों का काम है डोल बजाना। क्या बजाना? बस सूचनाएं देना, डोल बजाना, चारों तरफ घूम लेना, टाइम पास कर लेना, मनोबल बढ़ाना, मारो मारो, खुद कुछ नहीं करना, माहौल बनाना है बस। चंद्रावल वाले, तो ये चंद्रावल वाले होते थे। तो ये चंद्रावल, तो चंद्रावल का था मेहतर खान। कौन सा खान? और मेहतर खान ने झूठी खबर फैला दी कि अकबर आ गया, बादशाह सलामत आ गया, डम 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 बजा रहे गणपत, बजा रहे गणपत, डम डम डम, जोर जोर से ढोल बजने लग गए। सेना ने पूछा मामला क्या कि वो चाचा जी आ गया अकबर। अब बताओ, तुम्हारे जो पता लग जा रंजी सर आ गए तो तुम ऐसे बैठ के पढ़ने लग जाते हो, नहीं लग जाते हो? बस तो फिर हुआ क्या? भाई गुरुजी ने दिखावा के खातिर, तो फिर राजा ने दिखावा कर छोड़ छोड़ युद्ध कर बोलेगा, जो भाग रहा था आधी दूर तक भाग का, जब वो उठागा भाई कड़ी ने जा रही युद्ध करने से, हाँ इन कर, चल ठीक है। युद्ध करने लगे। तो अब महाराणा प्रताप का दिमाग खराब। तो महाराणा प्रताप की जो ये चतुर्व्यूहनी सेना थी, एक बार इसको देख लो आप, इसके तरफ कौन कौन थे इस चतुर्व्यूहनी सेना में? देखो, सबसे पहले हरावल में, उसका हरावल का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हाकिम खान सूर। कौन सा सूर? हाकिम खान सूर एक पठान सेना नायक था। कौन सा सेना नायक? और याद रखना, इसका जो समाधि बनी है, स्मारक, वो हल्दी घाटी में बनी है। कहाँ बनी है? हल्दी घाटी। इसके हरावल का सेनापति ये था। दूसरा, इसके साथ था रावत सांगा। कौन सा सांगा? रावत किशन सिंह और रावत नेतानी, ये तीनों भाई थे भाई। और ये पढ़ते हैं देवगढ़ के। कहाँ के थे ये? देवगढ़। ये तीनों भाई ये थे हरावल में। और इनके सैनिक भी थे, पर मैन लीडर की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा जाओ, तीसरा यहाँ पे था भीम सिंह। कौन था? और भीम सिंह था लावा का। लावा कहाँ पड़ता है रे बोले भक्तों? टोंक में। कहाँ पड़ता है? तो लावा का भीम सिंह था। इसके अलावा चौथा था कृष्णदास चुंडावत। कौन सा चुंडावत? और कृष्णदास चुंडावत वही था जिसने अंगुली काट के राज तिलक किया था। और इसका भाई था शंकरदास। कौन सा दास? शंकरदास चुंडावत। और ये दोनों कहाँ से पढ़ते थे? सलुम्बर से। कहाँ से थे? और पांचवा इनके साथ जो प्रसिद्ध नेता था उसका नाम था रामदास। कौन सा दास? रामदास। और रामदास जो था वो था बदनौर का। कौन से नौर का? बदनौर कहाँ पड़ता है बोले भक्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये तो थे हरावल में। कौन से हरावल में? ऊपर आगे की तरफ सेना में। ठीक, इधर साइड में राइट साइड में कौन था? रामशाह तंवर। कौन सा तंवर? बताओ, रामशाह तंवर कौन था भाई? अखेराज सोनगरा का साला, यानी इसकी मां, महाराणा प्रताप की मां का मामा। महाराणा प्रताप की मां का मामा। बोल समझ आया कि नहीं? मामा। अब इसके साथ एक तो इस 3 बेटे थे इसके, शीलवाहन, दूसरा था प्रताप सिंह और तीसरा था भवानी सिंह। ये राइट हैंड पे थे, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड पे, वाम पक्ष पे
इसके इधर की साइड कौन थे वाम पक्ष पे, ये दिख रहा है क्या पूरा? तो यहां पे एक तो था झाला माना, दूसरा था झाला बीदा। झाला बीदा था सादड़ी का, कौन सी दड़ी का? और तीसरा था मान सिंह सोनगरा, इसके मामा जी का लड़का मान सिंह सोनगरा। कहाँ का था? जालोर का। कहाँ का था? ये तीन इधर की तरफ थे। तो मामाड़ा तो अड़ी ने, और मामा का मामाड़ा अड़ी ने, और तिलक करबड़ा आगा ने, जो इसके चढ़ा के युद्ध में लेके आए थे वो आगे, और पीछे चंद्रावल में देखो कौन कौन थे। चंद्रावल से नाम यानी पीछे की तरफ कौन थे? पहला तो था राणा पूंजा भील का नाम सुना है क्या? ये महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व कर रहा था, महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व करने वाला। ठीक। दूसरा पुरोहित जगन्नाथ, तीसरा चारण जैसा, चौथा चारण किसना, पांचवा जयमल मेहता, छठा ताराचंद मेहता, और सातवां जगन्नाथ। ये आपको याद रखने हैं। और सेंटर में प्रसिद्ध आदमी कौन थे? एक तो महाराणा प्रताप, उसका छोरे का क्या नाम था? अमर सिंह। और इनके साथ इनके जस्ट पास में खड़े थे, एक का नाम था बामासा और एक का नाम था ताराचंद। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप आगे चल रहा था युद्ध में। ये आज जितना आगे जाएगा हरावल वाले आगे, जितना पीछे आएगा हरावल, समझ रहे? पूरा युद्ध इस तरीके से चल रहा था। इसके चारों तरफ ये लोग रहते थे। अब महाराणा प्रताप का हो गया दिमाग खराब। वो मान सिंह कह रहा मारो इनको, मारो, उसका इलाज करना है मेरे को। दरवाजा तोड़, बैकअप लिया और अपना घोड़े को टिक 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 निकाल लिया। इसका जो दाहिनी तरफ था राम सा तंवर जो है उसको बोला कि छोरा बीच में जाए, नहीं बार पिट जाए लबड़े, कहने साहब मत जाऊं लो। और इसका पीछा कर लेते हैं ये सारे मामाड़ा तो इसके पीछे, ये तो इसका पीछा दे के आते, बैकअप करते हैं, और ये इधर से सीधा निकल के और डायरेक्ट अटैक कर देता है किस पे? मान सिंह उस पे बैठा था, हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहा था, यूं मार रहा था। और उसने अपने घोड़े को उठाया, चेतक ने अपने घोड़े उठाया और यूं उसके हाथी के ऊपर पैर रख दिए, और महाराणा प्रताप ने यूं भाले की मारा। अब भाले की मारा तो वो उसमें मावत बैठा था हाथी चलाने वाला, उसके अंदर से पेट में से गया, और वो जो था मान सिंह वो नीचे छिप गया होदे में। और टंडे उसकी छतरी भी होती ऊपर, वो उड़ गई। फिर उसने बाला खींचा तो देखा खून लग रहे हैं, हाँ भाई मर गया मान सिंह। उसको क्या पता ये तो ब्लड ग्रुप बी है, और मान सिंह का ब्लड ग्रुप क्या है? ए नहीं है, ओ है, सर्वदाता है। वो तो नहीं समझ में आया सर्वदाता कैसे है, बाद में समझाया, आगे देखो। तो वो तो अब उसके पास कौन सा टेस्ट था? उसने नीचे क्या, घोड़े को जैसे नीचे किया तो हाथी के 2 दांत खाने के होते हैं, उनसे जैसे हाथ नीचे आया तो वो जो 2 दांत थे उनमें खंजर थे, क्या थे? खंजर। वो रुक गए किसके? और पैर चिर गया ऐसे, चिर खून की नंदियां। अब चले तो कैसे चले बेचारा? तो अब उसके चारों तरफ अटैक होने लगे, मारो महाराणा प्रताप बीचों बीच गिर गया युद्ध के मैदान में। तो बड़ी मुश्किल से ये इसके मामा वालों ने इसको धक्के दे के निकाला, और झाला बीदा ने, जिसे झाला माना भी कहते हैं कई किताबों में, झाला बीदा जो सादड़ी का था प्रतापगढ़ का, उसने उसके मुकुट धारण कर लिया। मुकुट धारण कर लेते हैं तो फिर दिखता नहीं है कौन बैठा है इसमें। उनको लगा यही है महाराणा प्रताप। वो दुल्ले का शेरा होता है ना, अंदर ये समझ में नहीं आता ये मुर्गा कौन बैठा है, चाहे कोई भी ब्याह करके चला जाए। फिर तो ये मुकुट धारण कर लिया, सब उसको महाराणा प्रताप समझ के उसके पीछे पड़ गया, और महाराणा प्रताप निकल के भाग गया। महाराणा प्रताप निकल के जा रहा था तो उसका पीछा करते हैं कौन? मुगल सैनिक देख लेते हैं 2-3, तो वो उसका पीछा करने लग जाते हैं।
किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल है, पीछे भग रहा है। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ इसकी तरफ से युद्ध कौन कर रहा था? क्या नाम है इसका? अकबर की तरफ। तो अकबर की तरफ से देख लो, एक तो बदायूं था ही, एक जगन्नाथ कछवाहा। कौन सा कछवाहा? एक था बदख्शां रफी। बदख्शां रफी, जगन्नाथ कछवाहा, ये हरावल सेना के थे। कौन सी सेना के थे? हरावल। उनकी भी हरावल थी। उनकी चंद्रावल में कौन था? मेहतर खान। कौन सा खान? इनका जो कमांडर था तो उसका नाम तो था महाराणा प्रताप। कौन था? और उनके कमांडर याद रखना, दो होते हैं, एक तो जनरल जिसे अपन चीफ कमांडर कहते हैं, और एक होता है सेनापति जिसे कहते हैं कमांडर। दो होते हैं ये। तो चीफ कमांडर या जनरल जो था उनका, वो मान सिंह नहीं था, आसफ खान था। कौन था? आसफ खान। और इनका चीफ कमांडर और जो सेनापति था, वो चीफ कमांडर जो था, जनरल जो था, वो था महाराणा प्रताप। कौन था? फिर इसके बाद में आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे इनका कमांडर या सेनापति कौन था? इधर का इनका तो हाकिम का, सॉरी एक मिनट आप चुप रहो, इनका था मान सिंह। कौन था? और महाराणा प्रताप का कमांडर या सेनापति था हाकिम खान सुर। कौन था? ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, तो ये थोड़ा याद रखना। फिर इसके बारे में आगे आगे टॉपिक वाइज देखते हैं। इनके हरावल की नेतृत्व कौन कर रहा था? बदख्शां रफी, जगन्नाथ कछवा। समझ आएगा? ये जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा। इसके अलावा महाराणा प्रताप के 3 भाई थे जो इसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जगमाल किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था? इसके अलावा शक्ति सिंह। कौन सा सिंह? और एक था सागर। कौन सा घर? ये तीनों इधर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और जब शक्ति सिंह अपने भाई को मरते हुए को देखता है, उसको दया आ जाती है, फिर खून देख के खून को दया आती है, वो पीछा करता है अपने भाई का, और फिर उन सैनिकों को मारता है, और सैनिक को मार के भाई को गले लगाता है, भाई यार मेरे को माफ कर दे। बोला कि तू दुश्मन के साथ हो गया? फिर भाई साहब यार माफ कर दे, छोटी मोटी गलती हुई। कि ठीक है माफ कर दिया तेरे को, कि ये मेरा घोड़ा ले जाओ। उसका घोड़ा वहीं पे घायल हो जाता है। बलीचा गांव में उनकी छतरी बनी है, राजसमंद में बलीचा गांव में उसकी क्या बनी है? छतरी बनी, चेतक की छतरी बनी है। और उसके बाद में शक्ति सिंह उसे अपना घोड़ा देके उसकी जान बचाता है। यहां से निकल के महाराणा प्रताप आगे चला जाता है, और युद्ध ये करते रहते हैं, युद्ध करते हुए हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इतिहास के 3 स्रोत हैं, इनका नाम मैं आपको बता दूं। पहला है राज प्रकाश। कौन सा प्रकाश? दूसरा है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? और तीसरा है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इन तीनों में यह लिखा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीता था, केवल इन 3 स्रोतों में यह लिखा है। राज प्रकाश लिखी थी सदाशिव ने। किसने लिखी थी? सदाशिव। ठीक, राज प्रकाश किसने लिखी थी? सदाशिव। अच्छा, राज प्रशस्ति जो महाराणा राज सिंह के समय लिखी गई थी, वो रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी। और राजसमंद झील के किनारे 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर लिखी है। तो ये सारा इस युद्ध का सारा वर्णन है, हमने जीता था, ये लिख रखा था। और तीसरा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये जगदीश मंदिर के पास लिखी गई थी, महाराणा जगत सिंह ने लिखाया था। जगदीश मंदिर जैसे सपनों का मंदिर कहते हैं, वहां पे। तो 3 स्रोतों में ही अपने को ये लिखा हुआ मिलता है कि इस युद्ध में कौन जीता? महाराणा प्रताप। जबकि हकीकत तो यह है कि इस युद्ध को अंततः कौन जीत जाते हैं? मुगल जीत जाते हैं। और इस युद्ध को जीत के और इसके बाद में वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ का किला वो जीत लेते हैं, और यहां से भाग के, और ये जो महाराणा प्रताप था, उस रात को, जिस रात हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, कोल्यारी गांव में रुका था। कौन से गांव में रुका था? कोल्यारी गांव में रुका था। और इस युद्ध में महाराणा अकबर ने भाग नहीं लिया था। और रात को जब वो उसके सैनिक लौट रहे थे, किसके? मुगलों के, तो इनके जो पीछे वाले थे ना, ये दूत, पूंजा भील, पुरोहित जगन्नाथ, चारण जैसा, चारण कृष्णा, जयमल मेहता, ताराचंद मेहता, जगन्नाथ, ये जो थे, इन्होंने इसकी सेना को बहुत परेशान किया था। हुई हुई आवाज करने लग गए, वो डर डर के भग रहे, उनको रास्ता भटका दिया। उनका जो लूण तेल मिर्ची था सारा छीन के ले गए। चोर थे, समझ आएगा? तो बहुत परेशान किया था उन्होंने। रात को खट्टी कैरिया खा करके अपनी भूख शांत की थी। पूरे दिन तो लड़ लिए, अब रात को जो उनका खाना रखा था, खाने को सबको लूट ले गए।
तो रात को बेचारे कोई खट्टी कैरियां खा खा के टाइम पास किए थे उन्होंने, तो इनकी सेना को बहुत सेना के परेशान किया था। इस युद्ध में अकबर ने भाग नहीं लिया था, ये बात समझ आएगा, अकबर ने भाग नहीं लिया था, और ये कोल्यारी गांव में रुका था। इसके बाद में महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ से निकल के कोल्यारी गांव चला जाता है, और फिर इसके बाद में अपनी राजधानी बना लेता है कुंभलगढ़। कौन सी गढ़ है? कुंभल। तो याद रखना महाराणा प्रताप की इसके बाद में, इस युद्ध के बाद में राजधानी का नाम क्या था? कुंभल। यहां तक अपन आगे। अब इसको मेवाड़ का थर्मोपाली का युद्ध क्यों कहते हैं? तो देखो थर्मोपाली का जो युद्ध लड़ा गया था वो 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? फारस वर्सेस एथेंस। फारस का सेना नायक था, उसका नाम था जरक्सन, और एथेंस का जो था उसका नाम था लियोनार्डस। कौन सा नाडस? अब इसके बारे में देख लो, दिख रहा है? अब देखो, फारस के राजा वैसाई था, इसको मेवाड़ का थर्मोपाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थर्मोपाली का जो युद्ध हुआ था ना वो ऐसा कैसा हुआ था जैसा यहां पे हुआ है, इसलिए इसकी तुलना कर दी कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने की है ये? कर्नल जेम्स। तो देखो अब बताओ, फारस बहुत बड़ा ईरान ये वाला क्षेत्र है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब बताओ तो फारस की तुलना किससे करेगा? मुगल से करेगा कि महाराणा प्रताप से? मुगल से। मुगल बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ये तो मुगल हो गए। और एथेंस एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा। तो बताओ छोटा सा राज्य कौन था? मेवाड़। ठीक। तो फारस का जो राजा था उसने अपने सेनापति जरक्सन को भेजा, उसने पहले सबसे पहले एक दूत मंडल भेजा किसके पास? एथेंस के पास, कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। वैसे ही जैसे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास दूत मंडल भेजा था। अब बताओ महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की थी क्या? नहीं। तो यह अधीनता स्वीकार करेगा? नहीं। इसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, उस फारस के दूत को कुएं में ले जाके पटक दिया। ठीक। अब इस बात से अब बताओ, जब उसने अधीनता स्वीकार नहीं करी तो उसने आक्रमण किया था कि नहीं किया था मुगलों ने? तो ये भी आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ राजा खुद आएगा कि अपने सेनापति को भेजेगा? क्योंकि इस युद्ध में भी कौन आए थे? तो इसका सेनापति का नाम था जरक्सन। क्या नाम था? तो यहां जो लियोनार्डस था वहां का राजा, वो अपने सभासदों से कहता है कि भाई मेरे को युद्ध में जाने की अनुमति दो, सेना दो, लेकिन वो उसे जाने की अनुमति नहीं देते। गुरुजी सभासद उसको अनुमति क्यों देंगे? किसी किसी राज्य में तो पूरे राजा के पास अधिकार होते हैं, और एथेंस एक ऐसा राज्य था जिसकी मंत्रियों के पास अधिकार होते थे युद्ध करने का या ना करने का, तो उन्होंने उसको भाग लेने के लिए छूट नहीं दी। और जब उन्होंने छूट नहीं दी तो उसने कहा कि ठीक है मैं युद्ध करने नहीं जा रहा, क्योंकि वो अगर युद्ध करने जाते तो प्रत्येक आदमी मर जाता। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को 300 आदमी दे दो, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। तो 300 अपने अंगरक्षक लेके और चला जाता है, और जाके जिस प्रकार ये हल्दी घाटी थी वैसे ये घाटी थी, उस घाटी में से प्रवेश करती थी सेना, तो वहां पे 300 सैनिकों को जमा कर दिया उसने अपने को। क्लियर? और अब सेना आ गई किसकी? जरक्सन की। अब जरक्सन की सेना आ गई, बहुत विशाल सेना, लाखों लाखों की सेना। और ये बेचारे कितने आदमी है? 300। अब ये क्या करते हैं कि एक एक बार तो कोई जाता नहीं, और छापा मार युद्ध पद्धति के द्वारा एक एक को जो भी आए उसको मार मार के काट काट के, और पूरी मीनार बना दी, पूरी दीवार बना दी काट काट के। समझा क्या? युद्ध जमा दिया। अब साहब क्या होता है कि अब इनको पता लग जाता है जरक्सन को कि अगर इनके पास जाएंगे तो अपन मरेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो लियोनार्डस था, ये लियोनार्डस बहुत तगड़ा लड़ाका था, उसको चारों तरफ से यूं घेर लिया, पूरी सेना ने ये घेर लिया। अब यहां लियोनार्डस और उसके जो साथी थे वो यहां पे बीच में फंस गए, बीच में फंस गए, वैसे ही जैसे कौन फंस गया था? महाराणा प्रताप। अब ये इसके पास नहीं जाए, क्योंकि पास जाए तो ये भाले से मार दें, और इन्होंने अपनी ढाल ऐसे बना के, ऐसे ढाल बना के यूं छतरी सी बना ली, और उस छतरी के नीचे बैठ गए सारे। कोई पास आए तो उसको मार दें, कोई पास आए तो उसको मार दें। तो जरक्सन ये कहते हैं दूर ही रह जाओ इनसे, पास जाओ ही मत। अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो तो एकदम फ्रेश हो के आ जाए, टॉयलेट कर आ जाए, उधर रोटी वोटी खा ले, और वो बीचों बीच कहाँ से खाएं? बात समझ आएगा? तो उन्होंने वो माइक से कहता रहे बाहर आ जाओ, अधीनता स्वीकार कर लो, हम छोड़ देंगे तुम्हारे को।
अब बाहर आता है कौन? लियोनार्डस। कौन आता है? लियोनार्डस। और लियोनार्डस बाहर निकल के आता है और अपना भाला दम दे पटक देता है। फिर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है फारस का सेना नायक कि तेरे में दम ही नहीं थी तो 2 दिन क्यों लड़ा जबरदस्ती, हमारे 10-20 हज़ार सैनिकों को मार दिया तू, ये है वो है डी है फलाना है। नीचे झुक तो वो नीचे झुक जाता है कि जमीन घुटनों पे पड़ गया। बोला जमीन को चाट, और 2 चाट डायलॉग का, उसका हो गया माथा खराब। उसने कहा दया, और उसके आगे आके 2 आदमी आके बैठ गए, एक तो यूं बैठ गया और एक यूं खड़ा हो गया। अब लियोनार्डस भागता है वहां से खड़ा होके, ये भाग के, और एक जो बैठा था उसके तो पीठ पे पैर रखा, एक पैर, और जो खड़ा था ऐसे उसके कंधे पे पैर रखा और उछल गया ऊपर हवा में। और पीछे से उसका एक सेनापति उसके भाला फेंकता है, भाले को यूं पकड़ता है और यूं वार करता है जैसे महाराणा प्रताप ने चेतक के ऊपर, किससे, मर्दानाथ के ऊपर आक्रमण किया था ना, सेम उसी स्टाइल में करता है। क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे खड़ा था, रथ पे खड़ा था रे, तो वो बराबर लेवल लेने के लिए पहले तो भागा। एक तो यूं बैठा था उसके ऊपर पैर रखा, और एक यूं खड़ा था उसके ऊपर यहां पैर रखा, और फिर उछला, और फिर भाला आ रहा है, भाले को देखा नहीं किधर आ रहा है, बस साउंड को यहां से काउंट किया, हाँ शक 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 शक, फक पकड़ा और यूं मारा जैसे किसने मारा था। अब बताओ महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारा तो मान सिंह मर गया था क्या? नहीं। तो बताओ ये भी मरेगा क्या? नहीं। तो ये थोड़ा सा जरा सोड़ी नटको वो गानों को ना, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ, ये गानों पहले सबसे पहले यहीं से आया था। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ, ये गाना यहीं से आया था पहली बार, है यहीं से आया था। तो वो जैसे टेढ़ा होता है, इधर का गाल साफ, उसके बाद में जिंदगी में उसके गाल की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ऐसे करके रोटी खाता था इधर की तरफ हाथ लगा के, इधर का गाल साफ हो गया था, हाँ जरेक्सन का इधर का। अब उसके चारों तरफ आक्रमण करते हैं और लियोनार्डस को मार देते हैं भाई। वो फिर समझ आ गया उनको मरना था तो बहादुरी की मौत मरे थे वो। ये युद्ध जो था वो थर्मोपाली का युद्ध कहलाता है। कौन से पाली का? ये ऐसे हट घाटी पे लड़ा गया था, थर्मोपाली की घाटी में। वैसे ये युद्ध कौन सी घाटी में लड़ा गया? इसलिए इस युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध से की है? हल्दी घाटी। बात समझ में आ गई? तो कर्नल जेम्स टोड ने एक प्रसिद्ध डायलॉग कहा है कि मेवाड़ में ऐसा कोई लड़ाका नहीं जो लियोनार्डस जितना बहादुर ना हो। कितना? लियोनार्डस। और ऐसी कोई गली नहीं जहां थर्मोपाली जैसा युद्ध न लड़ा गया हो। हर गली में थर्मोपाली जैसे युद्ध हुए हैं। वो क्या दिखाते हैं? अपने खुद की बुराई कर रहा है। इस युद्ध के बाद में एथेंस का उत्थान हुआ, एथेंस रोम का उत्थान हुआ, और वहां से सिकंदर ऐसे महान महान राजा निकल के आए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार ये एक आदमी इतनों को मार सकता है, तो उनमें जागरूकता हो गई। अब सोचो कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हारे परिवार में कोई नौकरी नहीं लेगा। अब सोच लो कि तुम्हारे परिवार में पहले कोई RS हो, तो ऐसे सोच लो RS तो बनी जाऊंगा, IAS तो बनी जाऊंगा। तो पहले आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बाद वाले जो आदमी होते हैं उनको बहुत कम संघर्ष करना पड़ता है। अभी आपके पिताजी सर्विस में नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पिताजी मान लो डॉक्टर होते, इंजीनियर होते या IAS होते, तो आप ऐसे तो IAS तो बनी जाऊंगा, आप मैं बन जाऊंगा। होता ही नहीं होता है। जैसे आपके पिताजी किसान है तो आप ऐसे सोचते हो किसान तो मैं बन जाऊंगा। आप कॉन्फिडेंस होता है जन्म से ही, पैदाइशी पे। और ये जो वो है ना थर्मोपाली का युद्ध, उस पर 300 मूवी है, तो उसमें जाके सर्च कर लेना 300 हॉलीवुड मूवी इन हिंदी डब्ड, ऐसे करके सर्च कर लेना, शायद मिल जाएगी आपको। तो ये इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, तो ये याद रखना। इसके बाद में इसका उत्थान हो जाता है। अब इसके बाद में देखो, अब ये युद्धों का नाम बता दिया, युद्ध में हार जाता है। युद्ध में हारने के बाद में कुछ एक चीजों को देखते हैं। जैसे ऐसे माना जाता है कि मान सिंह से अकबर बड़ा नाराज हुआ। मान सिंह और आसफ खान, जनरल आसफ खान था, तो आसफ खान की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। आसफ खान और मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। ड्योढ़ी जानते हो कि ड्योढ़ी क्या होती है? वेरी गुड, दरबार में उपस्थिति। किस में उपस्थिति? दरबार में उपस्थिति। जैसे मान लो मेरे को गुस्सा आ जाए किसी छोरे के ऊपर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, पहले तो इतनी सेना लेके गया, इतनी सेना को मरा के लेके आ गया, ना तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाया,
ना महाराणा प्रताप की क्या की, हत्या की, और ये लोग कुछ नहीं मिला तो उनकी ड्यूटी बंद कर दी। ड्यूटी यानी जैसे मैं ऑफिस में बैठूं और कह दे कि मेरे पास मिलने के लिए मत भेजना, तुम्हें अपना देख लो इनका क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे कहते हैं ड्यूटी बंद करना। तो जब राजा नाराज होता था ड्यूटी बंद कर देते। अभी मैं भी बंद कर देता हूँ कई बार, जब मैं नाराज होता हूँ तो मैं भी ड्यूटी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मान सिंह आसफ खान, इसके बारे में ये देखिए। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि महाराणा प्रताप यहाँ से निकल के और फिर कुंभलगढ़ के किले में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कुंभलगढ़। और अब पीछे से वो आता है, कौन आता है? अकबर आता है। अब कौन आता है? अकबर। तो अकबर 1577 में आया था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में जब युद्ध हो रहा था तब अकबर अजमेर के किले में बैठा था। कहाँ बैठा था? अजमेर के किले में। तो अकबर ने अजमेर के किले से इसकी नीति तैयार की थी, ठीक है, युद्ध नीति। और जबकि महाराणा प्रताप ने युद्ध नीति कहाँ से तैयार की थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। कौन से दुर्ग से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इनकी जो सेना थी महाराणा प्रताप मुगलों की, वो लोसिंग गांव में ठहरी थी और इनकी मोलेला गांव में ठहरी थी, और इनकी जो सेना थी वो लोसिंग गांव में ठहरी थी। और ये दोनों गांव कहाँ पड़ते हैं? राजसमंद में। कहाँ पड़ते हैं? राज। तो इनकी सेना वहाँ ठहरी थी। ये ठहराव स्थल ये भी पूछ लेते हैं, और फिर इनके कमांडर वमांडर उनकी भी देख लेते हैं। तो 1577 में अब कौन आता है? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप आके अकबर आके और उदयपुर को जीतता है। किसको जीतता है? तो उदयपुर को कब जीता गया था? 1577 में, ठीक। 1577 में जीत के और फिर या इसका नाम कर देता है मोहम्मदाबाद इसका नाम कर देता है उदयपुर का। और ये सौंप देता है जगन्नाथ कछवाहा को। किसको सौंप देता है? जगन्नाथ कछवाहा को। जगन्नाथ कछवाहा और माधो सिंह कछवाहा, ये दोनों ही मान सिंह कछवाहा के काका लगते थे। ये दोनों ही संभालते थे, माधो सिंह कछवाहा, है ना, ये इसके चाचा जी लगते थे मान सिंह के कछवाहा, है ना। इनको संभाला देता है। और यहाँ से फिर पीर प्रसाद को पेश कर देते, वीर प्रसाद, उसका नाम पीर प्रसाद कर देता, फिर वापस चला जाता है। तो हल्दीघाटी के युद्ध में नहीं आया था, उसके 1 साल बाद आया था 1577 में, ठीक। महाराणा प्रताप कहाँ चला गया? कुंभलगढ़ के किले में। कौन से किले में चला गया? कुंभलगढ़ के किले में। तो उसने पूछा छोरों से कि महाराणा प्रताप कहाँ गया? महाराज वो तो गया कुंभलगढ़ के किले में। तो उसने शाहबाज खान को पकड़ने के लिए भेजा। किसको भेजा? शाहबाज खान को। और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के किले पर 3 बार आक्रमण किया, 1577, 1578 और 1579। 3 बार आक्रमण करता है। अब ये स्थिति बार बार आक्रमण कर रहा है, तो किले की स्थिति कमजोर हो गई। तो महाराणा प्रताप सोचता है कि अपने यहाँ से चलते हैं, तो अपने पूरे परिवार को लेके और वहाँ से निकल के चला जाता है। और ये सौंप देता है 1579 में राव भाण सोनगरा को। किसको सौंप देता है? इसके मामा जी का छोरा था राव भाण सोनगरा, उसको सौंप के चला गया। जलाल शाहबाज खान ने राव भाण सोनगरा की हत्या करके किस पर अधिकार कर लिया? कुंभलगढ़। यह दूसरा अवसर था जब कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार किया था। वैसे मुगलों ने केवल एक बार ही किया था कुंभलगढ़ के किले पर, 1579 में, 78-79 में। इसके अलावा कभी मुगलों का अधिकार नहीं रहा कुंभलगढ़ के किले पे, ठीक है। तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ के राणाओं की शरणस्थली कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। याद रखना, जहां राजा रहता है वही क्या हो जाती है? समझा गया? अब कुंभलगढ़ से निकल के और फिर जंगल जंगल भटकता है, और फिर वो कहानी आती है नकली सारी कि बिलाव उसके बेटे के हाथ से क्या छीन ले गया? घास की रोटी। नहीं सुना? चलो बताता हूं। जंगल जंगल भटक रहे थे तो इसके बहुत बुरे दिन चल रहे थे। जो महाराणा प्रताप था उसके सबसे बुरे दिन यही दौर गुजर रहे थे जब चित्तौड़गढ़ भी छीन लिया, कुंभलगढ़ भी छीन लिया, उदयपुर भी छीन लिया। अब उसके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं। अब उसके बाद में जंगलों में भटकता है अपने परिवार के साथ। तब एक कथा चलती है कि अकबर बादशाह ने क्या किया कि एक बार दरबार में जाके कह दिया, ऐसे अपनी मुच्छों के ताव देके बोला कि मैंने सुना है कि आजकल महाराणा प्रताप भी मेरे को बादशाह सलामत कहने लग गया। और उसी दरबार में उपस्थित था पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा राठौड़? पृथ्वीराज राठौड़ जो था
वो शक्ति सिंह का जवाई था। कौन से सिंह का जवाई था? अरे बताओ, शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का छोटा भाई। और इसकी शक्ति सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का जस्ट छोटा भाई था। वो उसको जो घोड़ा दिया था, याद आ गया ना, सजना भाई का बेटा। ठीक, तो शक्ति सिंह का जवाई था पृथ्वीराज राठौर, तो ये इसका बडेर ससुर हो गया। महाराणा प्रताप क्या हो गया? बडेर ससुर। तो यह हमेशा बधाई ठोकता था कि मैंने, जब भी अकबर फेंकता था, मैंने उत्तर जीत लिया, दक्षिण जीत लिया, पूर्व जीत लिया, पश्चिम जीत लिया। तो वो कहता था, तो जब भी अकबर फेंकता था तो ये पृथ्वीराज राठौड़ कह देता था मेरे ससुर को छोड़ के। तो अकबर की बड़ी बेइज्जती हो जाती थी। एक दिन अकबर आके झूठा ही कह दिया कि आजकल मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप भी मेरे को क्या करने लग गया? बादशाह सलामत। महाराणा प्रताप क्या करने लग गया? तो इस बात से बड़ा दुखी होता है वो। बोला यार ये तो बेइज्जती होगी अपनी। तो उसने घर पे जाके और लड़ाई कर लिए। और उसकी पत्नी का नाम था किरण देवी। कौन सी देवी? किरण देवी। बोला कि तेरा बाबा ने अगर अधीनता स्वीकार करनी थी तो पहली कर ले, तो पहले ऐसी तैसी काट कराए हमारी। बोल वाला एक तो छोड़े को ना, अरे कि जी मैं बोलूँ तो कहाँ से बोलूँ। अब किरण देवी ने फोन लगा दिया अपने बाबा के पास। बोला बाबा कड़े से एक पेड़ पे चढ़ के लगाया। बोला कि बेटे यहीं भटक रहे थे जंगला जंगला। कहे बाबा यो तेरो जवाई गोदी में कर मिल काल सु मेरे। बोला क्यों कर मिले भाई? जना के जाए कहे तेरो बाबो छे जो ताऊ को बाबा कहते हैं, कलह को कलेश को कहते हैं गोदिम। तो ये तो तेरा बाबा है, वो अधीनता स्वीकार कर लिया। बोला कि भाई देख तू तो कहते जवाई जी ने पहुंच दे। सुनो जवाई जी, काल भी बहुत तुर्क छो, आज भी तुर्क छे, और जितना मैं जिंदो छू महाराणा प्रताप, जितना भी ने तुर्की खुलो दे मुछा के ताव और जार कह दे कि कुण क्यों जबिन। अब दूसरे दिन दरबार में कोचिंग में जहाँ थे पहली आ जाओ लड़नू शैतान। तो वो पहली दरबार में आर बाढ़ देगा भाई कब आए कब आए, है ना। उसका इंतजार कर रहा था कि भाई आ जाए। अब जैसे ही दूसरे दिन दरबार में अकबर की एंट्री होती है और वो मुच्छों के ताव देगे। महाराज वो क्या कह रहे थे आप? अकबर ने देखा, अकबर तो बादशाह तो सब समझ गया। यार तू सीरियस ले लिया हर बात को, मजाक कर रहा था मैं तो। बोला महाराज ऐसे मजाक करते हैं, घर में तो गोदी में कर दिया मैंने। तो ऐसे भी कई प्रकार के क्लेश चलते हैं। और इस दौरान एक घटना का जिक्र भी मिलता है जिसे कहते हैं कि एक बार जो ऐसे बुरे दिन चल रहे थे तो एक बार इसका जो लड़का था जिसका नाम था अमर सिंह, वो अमर सिंह खाना खा रहा था तो एक बिलाव आया और उससे घास की रोटी छीन के लेके गया। ठीक है, घास की रोटी। तो ये नकली बात है, कोई घास की रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं। असली बात क्या होती है जब आप बन रहे हो आरएस तो आपको ध्यान रखना चाहिए। घास की रोटी यानी जो राजा महाराजा हैं, शाही पनीर कढ़ी पनीर खाने वाले आदमी, अगर वो गेहूं बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो वो घास के बराबर ही होती है। जैसे जैसे तुम चाउमीन बर्गर खाते हो तो घर वाले कहते हैं काई कचरो खा रहे हो, तो इसका मतलब वो कचरा नहीं खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो? चाउमीन बर्गर। लेकिन घर वाले क्या देते हैं, तो इतिहासकारों ने उन्हें घास की रोटी कह दी। बिलाव छीन के ले गया। ये एक ऐसी चीज़ थी कि यानी वो जो था क्या बोलते हैं कुंभलगढ़ था, उनके पास छोटे छोटे राज्य थे, वो भी धीरे धीरे वो बिलाव छीन के ले जा रहे थे। इसका मतलब ये था जगन्नाथ कछुआ इनके ऊपर आक्रमण कर रहा था, धीरे धीरे इनका मनोबल कमजोर हो रहा था। नहीं तो ये तो खुद बिलाव था, अमर सिंह तो खुद बिलाव था। इसकी घटना देख लो, 1580 में ये भटक रहे थे। 1580 में भटकते भटकते इनके ऊपर एक आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा किसको? रहीमदास। किसको? रहीमदास खान खाना। रहीमन पानी रांके बिन पानी सब बैर, पानी गए न उभरे मोती मानस सुन, बिन पानी सब सुन। तो रहीमदास जी बहुत खतरनाक सेनापति था। किसका? अकबर का। अकबर ने कहा तू पकड़ के लेके आ महाराणा प्रताप को। रहीमदास जी अपने टाबर टोलियों को, बेगमों को, सबको लेके आ गया। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक शेरपुरा गांव था, शेरपुरा गांव में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के और निकल गए अपने भाइयों को लेके ढूंढने के लिए। किसको? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का छोरा अमर सिंह आया, और अमर सिंह आया और उन बैरबानियों को उठा के सारों को ले गया। और दूसरे दिन पिताजी के सामने पेश किया जाता है। पिताजी के सामने पर्दा खोला
तो पिताजी ने देखा ये कौन है? बोला कि जी ये इब्राहिम दास की बेग में है जो आपको पकड़ने के लिए आए हैं, बंदी बनाने के लिए आए हैं। बोला इंदिरा अंदरा अंदर ले जाकर इसे थप्पड़े मारे। मंदबुद्ध मूर्ख, तो मेवाड़ के राणा का छोरा है, हम अबला की इज्जत बचाते हैं, आबरू पे हाथ नहीं डालते, वापस छोड़ गया इसको। वो उसे ले जाता है और सह सम्मान वापस छोड़ के आता है। ये बड़ी बेइज्जती होती है। तुम चोरी करके ले आओ कोई बात नहीं, लेकिन उसे वापस लौटाना है तुम्हें, बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। सोचो अमर सिंह की क्या बीती होगी। अब सोचो तुम्हारे को बच्चा लगता है कि बिलाव छीन ले गया होगा उसके। अरे इसका जन्म अमर सिंह का, ये जो था इसका क्या नाम था, इसकी माँ का नाम था अजबदे या राम रख पंवार, अजबदे या राम रख पंवार, ये इसकी माँ का नाम था। और इनका विवाह हुआ था, इसका जन्म तो 1540 में होता महाराणा प्रताप का, और विवाह इसका हुआ था 1556 में। 1556 में 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, और 1557 में पैदा हो गया था। 1557 में पैदा हो गया। 57 देख लो कि 57 3 60 और 20 23 साल का था। ये तो खुद भी लाओ था। अभी भी नहीं मानो तो आगे और बता देता हूं मैं एक और घटना। तो इस जो अकबर की और जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो घटना है वो पाथल और पीथल इसमें लिखी हुई है। पाथल और पीथल इसमें ये कविता है किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें पूरी घटना का विवरण है। और इसमें पाथल जो है पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को कहते हैं। महाराणा प्रताप क्या कहते हैं? पाथल। और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? पीथल। पृथ्वीराज राठौड़, याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़ पीथल नाम से कविता लिखता था। किसके नाम से कविता लिखता था? पीथल। तो ये तो तुम्हारे को ये याद रखना है। फिर इसके बाद में देखो अगला, अब 1580 में जो भटक रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं, दानों के लिए तरस रहे थे, तो उन्हें अंत में जाके और मिलता है भामाशा। 1580 में चूलिया गांव में उन्हें कौन मिलता है? भामाशा और उसका भाई मिलता है ताराचंद। वो अपनी सारी संपत्ति इसको दान कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि वो इसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। कितनी मुद्राएं देते हैं? 20,000 स्वर्ण। और 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से वो 25,000 सैनिक रख सकते थे एक साल के लिए। 25,000 सैनिक कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। इतना पैसा था, वो पूरी संपत्ति दान दे दी। इसलिए भामाशा को मेवाड़ का दानीकरण, मेवाड़ का दानी दीवान कहते हैं। ठीक है। इससे पहले जो दीवान था वो राम शाह मसानी था, और इसके बाद में दीवान कौन बन गया था? भामाशा। आज भी कोई सरकारों को जो दान देता है, सरकार को चाहे हॉस्पिटल दान दे, चाहे कमरा बनाए, चाहे 100 रुपये दान दे, तो उसका नाम भामाशा कहते हैं। क्या कहते हैं? भामाशा। तो ये भामाशा जो था जिसने अपनी पूरी संपत्ति अपने भाई ताराचंद की पूरी संपत्ति दान दे दी थी। ठीक। दानीकरण कहते हैं, दानी दीवान, मेवाड़ का दानी दीवान, दानवीरकरण भी कहते हैं इसको। तो इसने पूरी संपत्ति दान दे दी। और इसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और 1582 में एक युद्ध लड़ा जिसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का। और दिवेर का युद्ध दिवेर में लड़ा गया। दिवेर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में, इसलिए क्या कहलाया? दिवेर का युद्ध। और इसका जो दूसरा नाम है वो है मेवाड़ का मैराथन। क्या है? मेवाड़ का मैराथन। अब इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब वही बात की टोड का जो मैराथन का युद्ध कौन सा, कहाँ, कैसे हुआ था, तो वो ऐसे कैसे ये युद्ध हुआ था। वो भी जैसे वो तो 480 में हुआ था, ये हुआ था 496 में। कब हुआ था? 496। ये हुआ था हिप्पियस वर्सेज मिल्टिडियस। हिप्पियस और मिल्टिडियस, ये फारसी सेना नायक था, बड़ा खतरनाक किस्म का, और वो एथेंस का आदमी था। किसका आदमी था? एथेंस का। तो ये मिल्टिडियस जो था वो लियोनार्डस का पुत्र था। किसका पुत्र था? लियोनार्डस। तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध को देख लो फिर वो समझ में आ जाएगा। इस युद्ध में अकबर की तरफ से इसका सेनापति ले रहा था जिसका नाम था चाचा शेरिमा सुल्तान खान। कौन सा सुल्तान खान? शेरिमा सुल्तान खान। तो ये युद्ध में भाग ले रहा था। अब अमर सिंह क्या करता है? अमर सिंह बड़ा खतरनाक आदमी था। बाप गैल बेटे, माँ गैल बेटी। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हल्दीघाटी के युद्ध में क्या किया था पिता ने? मना करने के बावजूद भी आक्रमण कर दिया। किस पे? सेंटर में जाके। तो उसने मना करने के बाद में अपने छोरों को कहा मेरे से पीछे से फॉलो करो, और गया और जाके और चलते घोड़े पे खड़ा हो गया। और शेर सुल्तान खान के 4 तो चक्कर काटे और फिर यूं बाले से दिया। तो शेरी तो इधर हो गया,
और माँ इधर होगी, 2 फाड़ हो गए शेरी माँ सुल्तान खान के। चिर गया और बाल आ गया घोड़े के अंदर, और घोड़े के 2 टांग तो ऊपर होगी, 2 नीचे जमीन पे टिक रही, और एक स्टेचू बन गया जो इतिहास में आज भी जाना जाता। पूरी सेना उस दृश्य को देख के भाग खड़ी होगी। महाराणा प्रताप जब मरा था उससे पहले, और ये युद्ध जीत गया, उससे पहले उसने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा सारा क्षेत्र जीत लिया था। केवल मुगलों के पास क्या रहा था? चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इसके अलावा सारा क्षेत्र। ये युद्ध ये जीतने के बाद में उसने कुंभलगढ़ सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। केवल ये 2 क्षेत्रों पर महाराणा प्रताप का अधिकार नहीं होता, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, और पूरे पर अधिकार हो गया था। इसके बाद में 1585 में इसने अपनी राजधानी बनाई चावंड। कहाँ बनाई? चावंड। लुनिया चावंड को पराजित किया और वहाँ चावंड का मंदिर, चावंड माता का मंदिर बनाया, हरिहर भद्रका का मंदिर बनाया और चावंड को राजधानी बनाया। चावंड याद रखना 1585 से लेके 1615 तक, यानी 30 वर्ष तक राजधानी रही। कितने वर्ष तक राजधानी रही? 30 वर्ष। महाराणा प्रताप वहीं पे रहा। और इसके ऊपर जो अंतिम अभियान किया था अकबर ने, वो 1585 में किया था, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। कौन से नेतृत्व में? इसके बाद में उसने कोई नेतृत्व भी नहीं किया। अकबर ने कोई सेना नहीं भेजी, क्योंकि वो देख गया कि यार अपन नहीं जीत सकते, क्यों माथा फोड़ी करे इससे, तो अकबर ने। और इसके बाद में 1597 में, कब? 19 जनवरी 1597, ये धनुष्य पे प्रत्यांचा चढ़ा रहा था यूं अकबर के ऊपर फेंकने के लिए। फिर चढ़ा रहा था और चढ़ाता, चढ़ाते चढ़ाते इतना चढ़ाया कि नीचे गिर गया बैलेंस होके, और सर फटने से उसकी मृत्यु होगी। तो धनुष प्रत्यांचा चढ़ाते समय उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार जब महाराणा प्रताप को इसकी खबर दी जाती है कि वो मर गया, तो गहलोत राणो जीत गयो, दसण मूंद रसना रसी, निसास मूक भरिया नैन, मरताप साहब प्रताप से। गहलोत राणो जीत गयो, महाराणा प्रताप से शब्द निकल, अकबर से शब्द निकलता है कि गहलोत राणा जीत गया। तू क्या कर गया? जीत गया। कोई आदमी मर जाता है तो इसका मतलब वो क्या कर जाता है? जीत जाता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा। तो निसास मुख भरिया नैन, निसास एकदम रह गया, मुख वाचाल हो गया, भरिया नैन क्या भर गए? आंख भर गए। मृत साह प्रताप से, उसको शाह कहा है, प्रताप को क्या कहा है? शाह है। शाह होता है बादशाहों का बादशाह। मुगल तो कौन था? बादशाह। और उसके ऊपर कौन होता है? शाह। तो उसको नमन करता हूं मैं तेरे को। ये दुर्सा आडा ने लिखा है। उसका दरबारी कवि कौन था? दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने एक कविता लिखी है कि जब वो मरा था तो उसके ऊपर ये बात कही थी। किसने? अकबर ने। ठीक है। और इसके अलावा 2-3 चीजें जो फैक्ट हैं वो और देख लेना। इसके 2-3 राज दरबारी भी थे, है ना। चक्रपाणी मिश्र जिसने राज मतलब मुहूर्तमाला पद्धति और ये किताबें लिखी थी, और राज्याभिषेक पद्धति, ये 3 किताबें लिखी थी। एक माला सांधु था, माला सांधु ने किताब लिखी थी झूलना। कौन था? झूलना। एक हेम रतन सूरी था, उसने लिखी थी गोरा बादल री चौपाल। तो ये 3 राज दरबारी थे। इसके बारे में यही है। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी को। याद रखना 30 जनवरी को मृत्यु थी किसकी? राणा लाखा की। 30 जनवरी 1528 को किसकी? राणा राणा सांगा की। राणा सांगा की। और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। वो 57 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष में? 57। ठीक है। 57 पूरे नहीं हुए थे, 56 वर्ष 9 माह हुए थे। 56 वर्ष 9 माह। तो इसके बारे में याद रखना, इसकी मृत्यु हुई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।